नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम एक बेहद संगीन मसले पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे परमाणु विनाश के खतरे पर। दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को आगाह किया कि दुनिया परमाणु विध्वंस से महज एक कदम दूर है। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने तथा परमाणु मुक्त दुनिया बनाने के उद्देश्य से 50 साल पुरानी ऐतिहासिक संधि की समीक्षा करने के लिए बुलाई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह बयान दिया। उन्होंने खासतौर से यूक्रेन में युद्ध और पश्चिम एशिया और एशिया में संघर्षों में परमाणु हथियारों के खतरों का जिक्र किया। गुटेरेस ने परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा करने के लिए महीने भर चलने वाले सम्मेलन में भाग ले रहे कई मंत्रियों, अधिकारियों और राजनयिकों से कहा कि ये बैठक हमारी सामूहिक शांति और सुरक्षा के लिए एक अहम वक्त में हो रही है। महासचिव ने चेतावनी दी कि भू राजनीतिक हथियार नई ऊंचाइयों पर है। दुनिया भर के शस्त्रागारों में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। महासचिव ने कहा, आज परमाणु प्रसार रोकने के उपाय कमजोर हो रहे हैं। मध्य पूर्व से लेकर कोरिया प्रायद्वीप, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण तक परमाणु खतरे के बढ़ने के उदाहरण हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के भागीदारों से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए 77 साल पुराने नियम तत्काल लागू करने, इनकी पुष्टि करने, अस्त्र कम करने की दिशा में यानी हथियार कम करने की दिशा में अथक प्रयास करने, दुनिया में तनाव कम करने के प्रयास और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उधर चीन की धमकी से बेअसर अमेरिकी सेना ने देश की संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। चीन ने धमकी दी है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका ने महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन, जापान के ओकिनावा के पास तैनात असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस अमेरिका को जापान के सासेबो में तैनात किया है। जाहिर है कि परमाणु विनाश का खतरा बढ़ गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और भारत के इस मसले पर सकारात्मक भूमिका और बंदिशों पर भी नजर डालेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। इसकी गंभीरता को हम समझेंगे। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और जितेंद्र कुमार ओझा, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं और समझना चाहेंगे कि क्या हम गंभीर स्थिति में हैं? क्या दुनिया एक बार फिर से उसी दौर से गुजर रही है जहां पर महज एक कदम की दूरी पर हैं हम परमाणु खतरे से? मेरा मानना है कि हम ज्यादा गंभीर, क्योंकि 1940-45 के समय जब नागासाकी और हिरोशिमा पे अटैक हुआ था तो परमाणु हथियार उतने ज्यादा डेवलप थे, उनकी डीपल या डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन आज जो हथियार है उनकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी। एक और चीज का ध्यान होगा कि जब वो आक्रमण होता है और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दुनिया के तमाम, खास करके जो लोगों ने नाजिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी या सो कॉल्ड एक्सिस फोर्सेस उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो एक साथ आए। डीकॉलोनाइजेशन होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। और यहाँ तक देखिए कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उस समय भी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के नेता बहुत समझदारी से उन्होंने काम किया और इसको हटा दिया। आज स्थिति कुछ और है कि आज जो है लीथल पावर बहुत अधिक वेपन्स की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है लोगों में नहीं बढ़ी है। तभी तो हम ऐसे डिस्ट्रक्टिव पावर्स पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। जो ट्रस्ट फैक्टर था, वो ट्रस्ट फैक्टर मैं समझता हूँ 1970-80 के दशक के बाद और खराब हुआ है। और दो तीन चीजें हैं। आप देखिए, जो इस्लामिक संगठन है तो उनमें जो आतंकवादी संगठन है, बाई चांस उनके पास अगर कोई भी छोटा वेपन आता है तो उसका नतीजा क्या होगा। जो डिक्टेटरशिप या ओपेक किस्म के रिजीम है, खास करके चाइना, जिस किस्म से चाइना बढ़ रही है, जिसमें कहीं ह्यूमनिज्म, इंटीग्रिटी उनके वैल्यू सिस्टम में भी, खास करके स्टेट के वैल्यू सिस्टम में कभी नहीं रहा। तो ऐसी ताकतों के पास अगर इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर आती है और किसी का दिमाग खराब होता है तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल वेपन का तो है, लेकिन सिर्फ वेपन का अकेले नहीं है। सवाल यह है कि लार्जर इकोसिस्टम जिसमें ट्रस्ट की कमी बढ़ते जा रही है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, जिसमें ऑटोक्रेट्स और डिक्टेटर्स उनकी मानसिक, मैं कहूंगा कि पागलपन भी बढ़ते जा रहा है, उनका अहंकार और एस्पिरेशन बढ़ते जा रहे हैं जो किसी हद तक दुनिया को नुकसान करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में चिंता बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ रविंद्र जी। ये जो अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है, ये चिंता का दौर आखिर किस वजह से आप मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर है तो कौन है?
देखिए, मैं तो अपनी विचार रखता हूँ और अलग तरीके से सोचने का ये है, और दुनिया के बड़े विद्वानों को भी मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का जो मूवमेंट शुरू हुआ यूडीएचआर के बाद, वो मूवमेंट नहीं चला, क्योंकि इंसान की फितरत में आप देखें कि इतने सालों तक जो है हम एक दूसरे को ऑप्रेस करके रखे रहते रहे, डिक्टेटरशिप रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का इतिहास देखिए, कहीं पे भी देखें कॉलोनाइजेशन होता रहा, डकैत और लुटेरे किस्म के लोग लूटते रहे। भारत का मैं समझता हूँ कि प्री इस्लामिक एज कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था, या गुप्ता एज का है वो एक एक्सेप्शन था पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसी स्थिति आई कि दुनिया ने शायद उतने बड़े किस्म के लीडर्स नहीं पैदा किए जितने बड़े लीडर्स की आवश्यकता थी, जिनका एक ग्लोबल ह्यूमनिस्ट विजन हो। महात्मा गांधी का, आप दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, उनकी तमाम कमियों के बावजूद उनका और उनके बाद जो उनके कुछ फॉलोअर्स है, ये लीडर्स है, लेकिन पूरे ग्लोबल स्टेज पे एक बड़ी लीडरशिप की जरूरत थी, जिससे हम पूरे मानव जाति को एक तरीके से देखें और जो कॉन्फ्लिक्ट के तरीके हैं उस तरीके को हैंडल किया जाए। और मैं ये भी कहूंगा, बहुत क्षमा चाहते हुए दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के साथ, कि बड़ी ताकत, बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद उनके कुछ लीडर्स आए जो बड़े नैरो पैरोकियल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म को कम से कम 9/11 तक तो प्रमोट किया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। और साथ में उनके कैपिटलिज्म का जो दूसरा एक रूप आया वो है चाइना, कि चाइना की जो मॉडल है, जो सिस्टम है, जो चाइना की स्ट्रेटेजिक साइकी है, रिसेप्शन और क्लैंडस्टाइन और कवर्ड तरीके से पूरी मानवता को चाहे तो वो गुलाम बनाना चाहते, उनको प्रमोट किया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, और इसमें मैं कहूंगा कि अमेरिका के जो बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बने, बहुत बेहतरीन थॉट प्रोसेस है, लेकिन उनके फॉरेन पॉलिसी का, उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कुछ बहुत ही गलत ताकतों को इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया। इससे पूरे अमेरिका को दोष नहीं देना चाहिए, उसमें अमेरिका की सिविल सोसाइटी के लोग, उनके इंस्टीट्यूशन के लोग वो जबरदस्त आइडियाज लाते रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरे जगह से भी लीडरशिप की इनिशिएटिव होनी चाहिए, सारी चीजें अमेरिका पे नहीं थोपनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें भारत को अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज को समझ के, सोच के, और ताकत के जरिए नहीं, अपनी परसुएसिव पावर के जरिए एक पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाए। और आखिरी में कहूंगा कि जो इस्लामिक रेडिकलिज्म को रिवाइव किया गया, तो देखिए एक सोच थी इस्लामिक और मंगोल और मामलुक जो सोच है, वो सोच क्या है कि जो लोग आइडेंटिटी की लड़ाई है, जस्टिस की लड़ाई नहीं है, कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो सबसे सुप्रीम आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी के लोगों को हम एग्जिस्ट ही करने नहीं देंगे। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि रिएक्शन हो रहा है पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में अल्ट्रानेशनलिज्म आ रहा है, जो हम हिंदू की बात करते हैं उनमें भी काउंटर रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि पूरी जो दुनिया के जो सो कॉल्ड थॉट लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उस जगह में कहीं कमी, कहीं बड़ा वैक्यूम तो जरूर आया है, और उससे बड़े नए तरीके से सोचने की और पहल करने की जरूरत है। रविंद्र जी, मेजर जनरल ए के सिवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम समझने, क्योंकि सुरक्षात्मक रवैया जो अपनाया जाता है, भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि कितना भागीदार हो सकता है इस तरह की चीजों को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत? सिवाज जी, आप आया है जी कि दो बातें, एक तो भारत कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, न्यूक्लियर हथियार जो हैं ये हथियार डिस्ट्रक्शन के हैं, इनको जितना जल्दी खत्म किया जाए बेटर। एक तो पॉइंट ये। दूसरा, भारत ये बोलता रहा है कि ये जो एनपीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी, और इसलिए भारत उसके साइन नहीं किए। वो इसलिए है कि एनपीटी के तहत ओनली 5 जो देश हैं वही न्यूक्लियर हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है। एक बहुत गंभीर बात कही शिवाजी जी, जितेंद्र जी ने, कि जो बड़े देश हैं, जो जिम्मेदार देश हैं, उन्होंने इसको पहले बढ़ावा दिया 9/11 तक। तो ये स्थिति जो ये तानाशाही की स्थिति बनती है, तो छोटे देशों को दबाना, या उनकी ये पॉलिसी रही कि हम खुद तो इस चीज का निर्माण करेंगे लेकिन बाकी देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर या किसी तरह से धमकाकर रोक देंगे। देखो, वो तो मैंने आपको बताया 5 स्टेट्स हैं जो कंट्रीज वही न्यूक्लियर हथियार रख सकती हैं ऑफिशियली एनपीटी के तहत। अगर आपको पता है कि भारत के पास भी, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर हो गया है, इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के पास भी। अब जो हथियार हैं ये 13,000 के करीब वर्ल्ड, और करीब सबसे ज्यादा रूस के पास 6,000 और 5,500 है अमेरिका के पास, और बाकी सभी के पास 150 से लेके 250 तक है। चीन के पास 300-350। हमें ये समझना पड़ेगा कि 4 से 5 न्यूक्लियर हथियार काफी हैं संसार को बर्बाद करते हैं। और ये आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि अगर गलती से भी गलती होगी तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई है, हम समझना पड़ेगा। ये जो एंटीनो होता है उसकी वजह ये है, जब रूस यूक्रेन लड़ाई हो रही है, ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हो। एक बार न्यूक्लियर हथियार एक देश करेगा तो वो काउंटर दूसरा करेगा। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ताइवान के ऊपर भी टर्न होता है।
तो सच्चाई है कि चेक एंड बैलेंसेस नहीं है वर्ल्ड के अंदर, और ये न्यूक्लियर जो हथियारों का इस्तेमाल करने का जो डर बढ़ता जा रहा है, और ये एक वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है। और मैंने आपको बताया 4,000 बहुत हैं हाइड्रोजन बम, और जो नए टाइप के जो न्यूक्लियर हथियार आए हैं पूरे वर्ल्ड को खत्म कर, और ऐसे में जो देश अभी न्यूक्लियर हथियार लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। जैसे आपके नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, वो अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं इनके पास, तो कल ये न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने की ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, इसलिए ये इंस्टेबिलिटी आएगी। और एक और खतरा जो बहुत बड़ा है वो है कि आप अगर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और टेररिस्ट के हाथ में अगर न्यूक्लियर हथियार चले जाते हैं तो फिर भी संसार के अंदर बहुत बड़ा भयानक हो सकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में हरदम हमने यही डर सताता है कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटे टैक्टिकल हथियार हैं। क्या लगता है आपको किस तरह के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर नहीं रुकी तो पूरे मानव समाज के लिए खतरे का संकेत है? हाँ, मगर वही तो मैंने बताया कि दो बातें हैं, एक तो वो देश जो कि अनस्टेबल है उनके पास हथियार जाना, दूसरा ये टेररिस्ट के पास जाना। अब हो रहा है कि क्या वर्ल्ड के लिए सहमत है कि हथियारों पे रिस्ट्रिक्शन लाई जाए, हथियार ना बनाए जाए या हथियारों को खत्म कर दिया जाए, इसके ऊपर सहमति नहीं है। और ये मैंने बताया अब 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हैव और हैव नॉट, उसमें फर्क बहुत ज्यादा है। और वो भी हमें समझना है कि ये न्यूक्लियर हथियारों से एक कोड है, उससे वर्ल्ड के अंदर जो पीस तो है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। और तीसरा, गलती में गलती होगी तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। कि एंटोनियो गुटेरेस ने क्यों बोला कि हम एक स्टेप पीछे ही हैं, यानी कहीं ना कहीं वो समय आ गया है अब जब गंभीरता से पूरी दुनिया के देशों को इस पर सोचना पड़ेगा। जितेंद्र जी, बहुत अहम जानकारियों से आपने रूबरू करवाया। आप दोनों लोग दर्शकों के लिए बहुत आसान कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को समझने के लिए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि जो पुरानी संधियां हैं, एनपीटी पर 191 देश हैं लगभग जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो सब अब कोई मायने नहीं रखते हैं क्या, या अभी भी उनको कोई मायने हैं, समझ रहे हैं, या तानाशाही चल रही है, जैसा जिसको मन आ रहा है वो कर रहा है? संधियों को एक पॉइंट के बाद ताकत के जरिए आप उसे लागू नहीं कर सकते जी। संधियों का मूल मकसद खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये होता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं जी। लेकिन जब लोगों का उससे भरोसा नहीं हो रहा तो आप देखिए कि कुछ देश में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन देश के भीतर भी वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करते हैं। तो संधियों की बात तो कुछ और है। तो पूरा इंटरनेशनल इकोसिस्टम जो है इस तरीके से बदल चुका है कि जिसमें इसका मायने कम होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो चीन जैसी ताकत या कुछ हद तक रूस जैसी ताकत है, अब हम इन्हें सोचे कि उनमें डेमोक्रेसी लाते हैं और डेमोक्रेसी लाने के बाद उनकी सोच बदलता है, ऐसा नहीं होता है। भारत में डेमोक्रेसी है, जो भी जिसका डेमोक्रेसी है वो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज का एक हिस्सा है। चीन में वो रहा ही नहीं, चीजें बदलती है। मैं नहीं कहता हूँ कि चीजें नहीं बदलती। जैसे आप देखिए कि पश्चिम में जब प्रजातंत्र आता है तो शुरुआत आप देखिए कि 1215 के मैग्ना कार्टा से होता है, और सिर्फ मैग्ना कार्टा से नहीं होता है, उसके बाद उनका रेनेसां का मूवमेंट होता है, फिर रिफॉर्मेशन होता है, फिर एनलाइटनमेंट आता है, एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन उथल पुथल होता है, और उसके बावजूद भी उनकी डेमोक्रेसी उतनी परफेक्ट नहीं है। तो जो ये संधियां हुई वो ऐसे दौर में हुई जिसमें ये पश्चिम के देश कुछ डेमोक्रेसी तक तो डेवलप कर चुके थे और दुनिया में काफी हद तक युद्ध को लेके एक कॉन्शियसनेस बनी, ह्यूमनिज्म को लेके कॉन्शियसनेस बनी, डीकोलोनाइजेशन हुआ, और गांधी का महत्व जो मैं बार बार कहता हूं, या जो हिंदुस्तान का महत्व रहा, लिमिटेड क्यों नहीं रहा, वो एक सोच के रूप में आया जिसको मार्टिन लूथर किंग ने अपनाया, कई जगह अपनाया। तो वो एक दौर था जिस दौर में ये प्रोग्रेस हुआ। अब उसके बाद दुनिया के दौर में हुआ क्या कि ये प्रोग्रेस, ये ट्रस्ट रुक गया कहीं पे जाके, और रुक जाने के बाद हुआ क्या कि जो ओपेक ताकतें मजबूत हुई, और अमेरिका में भी जैसे मैंने कहा कि कुछ ताकतें तो बड़ी प्रो डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ ताकतें बहुत अथॉरिटेरियन है आज भी। पश्चिम में भी रेसिज्म नस्लवाद एक हकीकत है। ये तमाम फोर्सेज रही, और इन तमाम फोर्सेज का नतीजा ये रहा कि दुनिया में एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, दुनिया में जो मजबूत ताकतें हैं वो थोड़ी कमजोर हो गई। और मैं एक और बात कहता हूं हिंदुस्तानी होने के नाते कि भारत में भी डेमोक्रेसी को एक गवर्नेंस के रूप में बहुत ज्यादा हम नहीं डेवलप कर पाए। अगर आज हमारी जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर होती, 22 ट्रिलियन डॉलर होती, तो दुनिया का नक्शा कुछ और होता, और जीडीपी ही नहीं होती, हमारे यहाँ भी करप्शन का कोई और इस तरीके का हम
कानून के जरिए नहीं बल्कि सिस्टमिक अगर हम ये लाते दुनिया कुछ और होती। तो देखिए कानून की एग्रीमेंट की एक लिमिटेशन होती है, वो उसी माहौल में कामयाब होंगे जो उनका लार्जर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम नेगेटिव है तो ये कानून कभी कामयाब नहीं होंगे, ये संधियां कभी कामयाब नहीं होंगी। जी बिल्कुल। मेजर जनरल AK सिवाज जी, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, रोल क्या रहता है? अगर हम ये बात कहें कि पाकिस्तान जैसे देश किस तरह से परमाणु हथियार को बनाने में कामयाब हुए हैं, तो अगर ये चीजें भी चलती रही तो फिर मायने क्या है ऐसी एजेंसियों के, और मायने क्या है उन बड़े देशों के जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं एक ऐसे देश पर या कुछ ऐसे देशों पर जो ऑलरेडी नियमों पर चल रहे हैं, लेकिन जो देश नियमों पर नहीं चल रहे हैं उनको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। हाँ बिल्कुल, देखो रविंदर, ये विडंबना है। IAEA के कोई टीच नहीं है, बातें करते हैं, मगर जैसे आप पाकिस्तान को देखें जी, पाकिस्तान ने जो रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो किए, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म इतना है, डर ये है कि कहीं टेररिस्ट के पास के ना चले जाए जी। इसी प्रकार से ईरान है और आपका नॉर्थ कोरिया है, वो भी एक अनस्टेबल कंट्री है, उनके पास हथियार आते हैं तो उनका गलत इस्तेमाल होता है। AQ खान जो थे साइंटिस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी पास करके ईरान को भी और नॉर्थ कोरिया को। तो ये सच्चाई है कि जो IAEA क्या उसके पास इतने टीथ है कि वो कंट्रोल कर सकता है, या बोलता तो है पर कुछ कंट्रियां मानती नहीं। क्योंकि सच्चाई है कि आज की तारीख में हर एक पूरे देश जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सब अपने हिसाब से देख रहे हैं। ये जो सैंक्शन लगती हैं इसका कोई खास इम्पैक्ट होता नहीं। और जिस प्रकार से ईरान पे अभी लगी थी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है क्योंकि ईरान बनाता रहा हथियार, यूरेनियम करता रहा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जब तक एक सोच विचार नहीं आएगा तो ये न्यूक्लियर हथियार का खतरा बढ़ता जाएगा। जी, लेकिन अब क्या स्थिति बनेगी? भारत किस मुहाने पर खड़ा है? भारत तो चाहता है कि ऐसा हो कि आने वाले समय न्यूक्लियर हथियार रहे, मगर भारत की अपनी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हमने तो पहले ही कह रखा, नो फर्स्ट यूज भारत की तरफ से कह दिया गया। बिल्कुल, नो फर्स्ट यूज तो किया है, मगर ये भी एक सच्चाई है कि हर एक कंट्री तो नहीं कर रही। मेजोरिटी ऑफ कंट्री कहती है कि हम फर्स्ट यूज करेंगे। हमने बोला है हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेट से के साथ में नहीं करेंगे और दूसरी स्टेट के साथ में नहीं करेंगे, और हम डेटरेंस रखेंगे। अगर मान लो दूसरा देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार करता है तो हमारे पास सेक्टराइज कैपेबिलिटी है कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश। एक डेटरेंस है हमारे पास। तो भारत जैसा देश है वो समझता है कि न्यूक्लियर हथियार का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पूरे इलाके में चाहे चीन है या पाकिस्तान है, उसके बाद न्यूक्लियर हथियार है, तो हम बिना न्यूक्लियर हथियार नहीं रह सकते। मगर हम एक सिक्योर्ड स्टेबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम इसका फर्स्ट यूज नहीं करेंगे और ना हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ी बात, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सब समझते हैं भारत की जो पॉलिसी है एक स्टेबल पॉलिसी है। डर है नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान ऐसे देश जो कि ये बात शुरुआत में जितेंद्र ओझानी जी ने कही भी थी कि कुछ अनस्टेब्लिश देश हैं जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन जितेंद्र जी, बार्गेनिंग पावर कितनी है भारत के पास? क्या फायदा उठा सकता है? जब नहीं जो है जानते, हमेशा हमें युद्ध में जो स्थिति होती है उससे 4 कदम आगे रहना होता है। जनरल साहब की बात में बिल्कुल उससे बात करता हूँ, वो भी मेरी बात नहीं जी बिल्कुल। अब हमें देखना है कि 8th 9th जनरेशन वॉरफेयर से हमेशा जो भी दूसरे लोग हैं उनके वेपन को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। चाइना जो है कई सालों से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के वेपन सिस्टम के लॉन्च को ही मॉडिफाई, तो वो कैसे हम उनके लॉन्च को, हमारे पास कोई ये नहीं है।
हमारे लिए तो न्यूक्लियर वेपन बहुत जरूरी है। अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो हमें बहुत जबरदस्त खतरा है, और हम अपनी सोच की वजह से, मैं तो स्ट्रेटेजिक साइकी की बात भी करता हूँ, हमने बहुत सफर किया है, तो जरूरी है। हमारा ये होगा कि नहीं तुम कर दोगे तो फिर मैं करूंगा, नहीं, मैं आपको करने ही नहीं दूंगा। कोई आतताई अगर अपना हाथ, मैं जानता हूं मेरी तरफ लेने जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके हाथ में इंजेक्शन दे दे कि वो हाथ नहीं चल पाए, नहीं तो उसके हाथ को तोड़ना भी युद्ध के लिए बहुत जायज है। मैं इसमें पंचशील में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप देखिए, जनरल साहब ने कहा कि कैसे अब्दुल कदीर खान ने चोरी की, और ये चोरी जो है पश्चिम से की, और ये चोरी उनके कुछ इंस्टीट्यूशन के मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। और उसके बाद उन्होंने सारे जगह उन्होंने ये पेडल करना शुरू किया है। कहाँ पेडल करना नहीं शुरू किया? तो देखिए, इसमें पश्चिम की तरफ से था, और भारत एक मजबूत स्टेक होल्डर होने की वजह से ये भारत के हक में हो। अगर ये बात आप कोई सुनना चाहे तो सुने। हमें बहुत जबरदस्त R&D या एसएस कैपेसिटी, साइबर कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत है कि जो होस्टाइल लोग हैं उनके न्यूक्लियर वेपन को हम कैसे लॉन्च होने से पहले ही उसको। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, चूंकि बहुत कम समय बचा, एक आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे आपसे कि नियमों में बदलाव की जरूरत है या नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है? देखिए, नियम कुछ भी बनाए, जब तक आपकी मंशा नियम नहीं होगी आप नियम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नियम बने हैं उनकी आवश्यकता है। मैं नहीं कहता नियम की आवश्यकता नहीं है, नियम की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल विल, एक ग्लोबल लीडरशिप और एक बेहतर इकोसिस्टम की जरूरत है, जिसमें हिंदुस्तान का रोल, भारत का रोल बहुत अहम होना चाहिए, और उसके बगैर कोई रास्ता नहीं। जी, मैं तो आप दोनों को सैल्यूट करूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी आसानी से बड़ी बड़ी बातों को हमें समझा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, यानी मानव प्रजाति कहाँ पर खड़ी है? तानाशाही देशों की वजह से उनकी जो हीला हवाली है, लापरवाही है, उन नीतियों से दुनिया को नुकसान हो सकता है। और ये कहा भी गया है कि सिर्फ एक कदम दूर है, यानी वक्त आ गया है जब संजीदगी से, गंभीरता से सारी चीज़ों को समझा जाना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए और परमाणु को लेकर कहीं ना कहीं उस पर फैसला लिया जाना चाहिए और नियमों को गंभीरता से लागू करना है। तब जाके हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।